जैसे कभी अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, डी डी एक्स और अंदर है कांस्टेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो चीज़ कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। कॉमन सेंस लगाओ। डिफरेंशिएशन में ऊपर क्या रहता है? चेंज। और नीचे भी क्या रहता है? चेंज। तो ऊपर वाली चीज़ जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ऊपर वाली चीज़, जब चीज़ कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा? जीरो ही आएगा। इसलिए कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। और जैसे जो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जैसे तुमने पढ़ा है डी डी एक्स एक्स की पावर एन, अगर x की पावर n के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर डी डी एक्स एक्स की पावर n, और फिर ये एज इट इज़ कांस्टेंट जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस वन। जो फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, अगर उनके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, केवल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो आपने लिखा डी डी एक्स और यहाँ पे है कांस्टेंट और साइन एक्स, तो कांस्टेंट साइन एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स साइन एक्स, और बाकी जैसे साइन एक्स का आप करते हो तो कांस्टेंट और ये आ गया कॉस एक्स। सेम वे में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के ऑपरेटर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किया जाए। एक्सेलरेशन ए टाइम टी गिवन एज ए बराबर है 3t² प्लस 2t प्लस का 5। फाइंड वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। तो अब तुमने देखा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का और टाइम का रिलेशन दिया गया और वेलोसिटी पूछा गया, तो डिफ्रेंशिएट करके आएगी या इंटीग्रेट करके आएगी, ये दिमाग की बत्ती आप जलाइए। यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, और इक्वेशन भी दिया गया। मतलब जैसे बीइंग ए स्टूडेंट अगर हमसे आप पूछो तो हमारी अपनी सोच क्या होगी कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इक्वेशन दिया गया। तो अगर इक्वेशंस दिया गया है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में हमें सोचना ही ये पक्का हो गया। अब किन लोगों की बात हो रही है? एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन में क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन होता है? तो एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी में क्या कनेक्शन होता है? ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए डी टी। फिर इंटीग्रेट किया तो वी इज इक्वल टू आ गया ए डी टी। यानी कि एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर आया वेलोसिटी ए फॉर 3t² प्लस 2t प्लस 5, आगे dt, और फिर एक एक करके सबका जो है काम तमाम करते चलो। यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t² dt प्लस 2t dt प्लस 5 dt, ये आया। फिर इंटीग्रेशन, ये जो ऑपरेटर है वो सबके साथ आएगा। डिफरेंशिएशन वाला जो ऑपरेटर है और जो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हर किसी के पास अलग अलग जाएगा। जैसे यहाँ पे सारे टर्म्स कैसे हैं? एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में हो, तो हर किसी के पास जाएगा। यानी इंटीग्रेशन 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 5 dt।
अब अगर इंटीग्रेशन ऑपरेटर के अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट, तो t² dt। यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट, t⁻1 dt। और यहाँ पे 5 है कांस्टेंट अकेला dt। अब आप x⁻n का जो इंटीग्रेशन है पिछली क्लास में फार्मूला बना के याद कर चुके हो कि x⁻n का होता है x⁻n+1/n+1। तो ये आ जाएगा 3 और ये t⁻3/3 प्लस 2 t⁻1+1/1+1 और ये 5 अकेले dx का क्या होता था x, अकेले dt का हो गया t। तो v बराबर हो गया t⁻3 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया t⁻2 प्लस 5t। ये आ गया रिजल्ट हमारा वेलोसिटी। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो ये कह दें कि फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, तो जहां पर आपका 1 सेकेंड t दिख रहा है वहां पे 1 सेकेंड लिख दो, यानी अब v t की जगह पे 1 लिख दो। कितना आ जाएगा 7 यूनिट। नहीं, अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मुझे तो पता ही है कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो यूनिट रहा ही होगा, तो हम अपनी तरफ से मीटर पर सेकंड ना लिख के क्या लिखेंगे यूनिट। अगर वो मीटर पर सेकंड है तो फिर मीटर पर सेकंड, अगर वो सेंटीमीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कुल मिलाकर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इफ़ द इक्वेशंस गिवन। अब अगर हम इसी चैप्टर पे केवल बात करें जिसका नाम मोशन इन 1D है, तो मोशन इन 1D में 3-4 लोग हैं, बस उनसे आप जान पहचान करो। वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। अगर इक्वेशन दिया गया है तो 101% आपको केवल क्या जानना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जिन लोगों की बात हो पहले उन लोगों के रिलेशंस, उन लोगों से क्या रिलेशंस है उसकी देख लो, सिचुएशन की किस तरीके का, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। अब देखो ये रिजल्ट आया है ना। अब सपोज कर लो एक क्वेश्चन ये आ गया, मैं यही वाला जो रिजल्ट आया था ये मैं इसी को क्वेश्चन बनाता हूं। हमने कहा कि v बराबर है t⁻3 प्लस t⁻2 प्लस 5t। तो मैंने बता दिया यहां पर जो v है वो वेलोसिटी के लिए है और यहाँ पे जो t है वो टाइम के लिए। v वेलोसिटी के लिए है और t टाइम के लिए है। तो हमने पूछा कि फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चाहिए। एक बार फिर से तुमने देखा कि इक्वेशन सामने पड़ी है, वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है और एक्सेलरेशन की बात हो रही है। इन तीनों में क्या कनेक्शन होता है, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv/dt। यानी अगर वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी लिख दिया मैंने t⁻3 t⁻2 और 5t डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इधर भी ddt लगा दिया और इधर भी ddt लगा दिया, t⁻3 t⁻2 5t। जैसे तुमने ये किया तो ये लोग समझेंगे कि यू हैव ए डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस बिकम एक्सेलरेशन। और यहाँ पे सबके पास ddt ले जाओ t⁻3, इसके बाद प्लस का ddt t⁻2 प्लस का ddt 5t। अब ये तो x⁻n से सीधा हो गया 3t², ये हो गया 2t और 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। t⁻1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1। भाई आपने भी कई बार ऐसा किया है ना कि x⁻n का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होता है n(x⁻n-1)। अगर n बराबर 1 हो तो n बराबर 1 रख लो यहाँ पर, तो क्या आ गया 1x⁻0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। तो देखो ये रिजल्ट आ गया, एक्सेलरेशन बराबर ही है। अब जरा देखो आप, ये तो यही क्वेश्चन बन गया ना, नहीं बन गया।
इसका मतलब ये है कि मैंने प्रॉब्लम के थ्रू आपको ये बता दिया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला तो ये आया जो क्वेश्चन में पहले से ये दिया था, और इसको इंटीग्रेट किया तो क्या बन गया, वेलोसिटी। तो इस बात का भी आगे जा करके हम लोग फ़ायदा उठाएंगे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन बन जाता है। नोट कर लीजिए। जो सबसे बड़ी हिंट हम आपको दे सकते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं कि जिस मोशन के चैप्टर में हम हैं, अगर ये एक नोट आपके बड़े काम का हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ब्रैकेट बंद, डिस्प्लेसमेंट टाइम ब्रैकेट में बंद कर दिया, वेलोसिटी टाइम ब्रैकेट बंद, स्पीड टाइम ब्रैकेट बंद, एक्सेलरेशन टाइम ब्रैकेट बंद। इक्वेशंस गिवन, देन टू सॉल्व पीबी माने प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन इशारों में, एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को कैपिटल डी से लिख दिया जाता है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कैपिटल डी का मतलब है डी डी एक्स, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कैपिटल डी का मतलब है डी डी वाई, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो कैपिटल डी का मतलब है डी डी टी। तो ये एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर आप मोशन के चैप्टर में डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन देख रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन देख रहे हैं, या वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशंस देख रहे हैं, तो किसी भी कीमत में क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर का नहीं है, वो उसी का है। अब क्या डिफरेंशिएशन क्या देता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, और कौन सा इंटीग्रेशन क्या देता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। आपके हिस्से का काम इतना ही रहेगा बस। अगर कभी क्वेश्चन में पोजीशन दी जाती है तो पोजीशन गोज फॉर द डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, कहा गया कि x बराबर है 9t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 7। तो पूछा है तुमने कि x क्या है, तो x पोजीशन है, और t क्या है, t टाइम है। तो यहां पर पोजीशन की सहायता से जो निकालोगे दैट विल बी वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। अब हमने पूछा कि फाइंड वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, ये पूछा। क्या पोजीशन है इसकी, ये हटा दूं मैं, हटा दें। तो चला इस फ्रेश क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पर। अब पोजीशन टाइम है, पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पोजीशन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी बराबर होता है v बराबर डी डी टी, और यहां क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। याद है पिछली क्लास की बातें, मैंने डिस्प्लेसमेंट को r से लिखा था, ठीक है, और या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाए डी डी टी। और आज अभी भी सीखा कि समटाइम डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड द पोजीशन। यानी कि इशारों में ये बात हो रही है कि अगर हम पोजीशन वाली इक्वेशन को टाइम के लिए डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन बराबर होता है डी डी टी, और यहां होती है वेलोसिटी। तो ये दिमाग की बत्ती जो है बार बार जल रही है। इसका मतलब है गो फॉर द डिफरेंशिएशन। तो पहले मैंने
भाई देखो पोजीशन इस क्वेश्चन में x से लिखा गया है, तो यानी कि हमको वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, dx/dt चाहिए। पोजीशन में x लिखा गया है, तो लीजिए x बराबर दिया गया है 90² प्लस का 40 प्लस का 7, इधर भी dt, इधर भी dt, तो इधर का dx/dt वेलोसिटी बन गया। तो इनको सबको एक साथ जब आगे एक एक करके ले जाओगे तो ये कितना आएगा, 18t। क्लियर? या मैं अलग से बताऊं भाई, dt इसके साथ जाएगा, 9 बाहर आएगा, और t की पावर 2 का करोगे तो 2t आएगा, तो 9 2 18t। और फिर इधर जाओगे तो इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 बाहर हो जाएगा, और t की पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर ये 7 क्या है, शुद्ध कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो लीजिए वेलोसिटी आ गई है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि वेलोसिटी चाहिए t बराबर 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, 18 साथ में 2 प्लस का 4, तो ये आ गया 36 और 4 40 यूनिट। ये वेलोसिटी आ गई अपने। अब मुझे जाना था किस पर, एक्सेलरेशन पर जाना है। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है, 18t + 4, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखा जाता है v से, यानी dv/dt एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो dv/dt कैसे बनेगा, इधर भी ddt ले आओ, इधर भी ddt ले आओ, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। अब ddt जब इसके पास जाएगा तो 18 तो बाहर आएगा, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और 4 क्या है, कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन 18 आ गया यूनिट। अब जो एक्सेलरेशन आया क्या वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो एक्सेलरेशन के फार्मूले में कहीं टाइम है, नहीं है। यहाँ वेलोसिटी के फार्मूले में टाइम है, टाइम 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कुछ और आएगी, और 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कुछ और आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, कांस्टेंट आया है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो चीज़ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। तो t बराबर 2 सेकेंड पर, एट t बराबर 2 सेकेंड, तो भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 18 रहेगा। समझ रहे हो ना बात हमारी, पक्का नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब जो गेंद आपके पाले में है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स वाली जो गेंद है, उसको जम करके खेलिए आप, लगाइए चौके छक्के। तो 9th और 10th में तुमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन किए होंगे वो ग्राफ से किए होंगे, क्योंकि सिलेबस में ही वो ग्राफ से था। फिर कभी कभी आपने बिना ग्राफ के भी उनको किया होगा। आज जो है हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो राइट इक्वेशन ऑफ मोशंस, पहला क्वेश्चन तो ये रहा, इक्वेशन ऑफ मोशंस राइट करनी है भाई, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली होती है v = u + at, दूसरी होती है s = ut + ½ at², और तीसरी होती है v² = u² + 2as। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये 3 आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें कौन क्या है पहले इसकी बात कर लिया जाए। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फंस जाओगे तुम यार, नॉट डिस्टेंस, ऑलवेज से डिस्प्लेसमेंट, ये तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। a यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन है। अगर ये रिटार्डेशन होता तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे क्या चलेगा, -a।
u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और जनरली इनिशियल वेलोसिटी जो है टाइम 0 पे ली जाती है, एट टाइम t बराबर 0 जनरली। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जब वो आपसे कहेगा कि t बराबर 10 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो ज़बरदस्ती की बात है। भाई देखो, जनरली जो इनिशियल वेलोसिटी होती है किस समय पर होती है? 0 टाइम पर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन ने कह दिया है, मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 10 सेकेंड पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? u बराबर इनिशियल वेलोसिटी एट t बराबर 10 सेकेंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0। और यहाँ पर इसमें जो v है वो क्या है? v वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कहने से बचें, क्योंकि फाइनल का तो मतलब खत्म हो गया मामला, तो इसलिए फाइनल कहने से बचें। इस v का नाम है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। भाई देखो, अगर मैंने ये लिखा आफ्टर टाइम t, तो मान लेते हैं t बराबर 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। और किसी का मान है 15 सेकेंड पर जाने का, तो 15 सेकेंड में चला जाएगा। बट तुमने अगर फाइनल बोल दिया तो मामला ही खत्म हो गया ना, तब तो तुमने काम ही खत्म कर दिया। तो किस तरीके से इन पैरामीटर्स को कहना है, बोलना है, पहले तो ये आदत हो जाए। फिर ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये कब वैलिड है? दीज इक्वेशंस वैलिड, किन शर्तों पर ये वैलिड है भाई बताइए? जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बोर्ड पर लिखी हुई हैं, ये वैलिड कब वैलिड है? दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सपोज कर लो किसी प्रॉब्लम में कहा गया कि ट्रक का एक्सेलरेशन ये है 3t² + 5t + का 10, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है क्या कांस्टेंट है? नहीं। इसमें देखो, यहाँ क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वो होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो अब इस वाले मोशन में हम ये नहीं लगा पाएंगे। एंड दैट इज वाई दीज ऑल द इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये शर्त है इसकी। और दूसरी शर्त क्या है कि दीज इक्वेशंस वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड मोशन टेक प्लेस इन सीधा रास्ता, इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये 2 शर्तें अगर हैं किसी मोशन में, तो आप इन तीनों में से जो भी सूट करने वाली इक्वेशन है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और आगे देखें, पिछली वाली क्लास में x⁴n dx का जब इंटीग्रेशन हुआ था तो आया था x⁴n+1/n+1। ठीक, क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस x⁴n का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो उस x की वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं इस x की इनिशियल वैल्यू है और क्या है? फाइनल वैल्यू है। अगर किसी इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज दी जाएं तो लिमिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? लिमिट्स। तो IV माने इनिशियल वैल्यू, FV मतलब फाइनल वैल्यू। अगर लिमिट्स अवेलेबल हैं तो आप इंटीग्रेशन का जो काम जैसे था वैसे ही कर दो पहले। तो आप लिमिट्स को भूल जाओ। x⁴n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x⁴n+1/n+1, और बाद में लिमिट्स लगा दो, या इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, लिमिट्स लिख दो। अब क्या करेंगे? अब हम जो है ये जो x की फाइनल वैल्यू है पहले उसको लिखेंगे। तो जहां जहां पर x है वहां पर फाइनल वैल्यू, और कितनी पावर है? n+1, और फिर माइनस लगा देंगे। अब उसी x पर क्या लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू, और n+1, और होल अपॉन में क्या है?
n+1। तो चुपचाप हम जो है लिमिट्स लगा देंगे। जैसे और देखो भाई, साइन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ये होता है। मान लेते हैं कि लिमिट लगी हुई है x1 से x2, तो अब इंटीग्रेशन हो जाए, आप चुपचाप लिमिट्स लगा दो। अब माइनस बाहर कर लिया, पहले x की जगह पर क्या आता है, फाइनल लिमिट, फिर x की जगह पे क्या आता है, इनिशियल लिमिट, नेगेटिव करके, ठीक है ना। तो ये अगर लिमिट्स अवेलेबल हैं तो आप जो है लिमिट्स भी लगाना सीखो। पहले फाइनल लिमिट्स, फिर माइनस इनिशियल वैल्यू, पहले फाइनल वैल्यू फिर माइनस इनिशियल वैल्यू। कहाँ पर, जो वेरिएबल है उस पर, x वेरिएबल है ना, n थोड़ी ना वेरिएबल है, तो x की वैल्यू। तो अब हम इंटीग्रेशन से प्रूफ करने वाले हैं v बराबर u प्लस ए टी। प्रूव दैट v बराबर u प्लस ए टी बाई इंटीग्रेशन। ये साइन इशारा है इस बात का कि इंटीग्रेशन की सहायता से आपको ये प्रूफ करना है। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान दें। वी नो दैट, आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन a बराबर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पता है। इसी को ऐसे लिख दो, a बराबर dv बाई dt, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा dv इज इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन वाले ऑपरेटर को लगा दो, dv इधर आ गया a dt। अब ये जो dv में जो ये v है वो किसको बता रही है, वेलोसिटी को, जनरल वे में वेलोसिटी को। लेकिन हमारी पूरी कहानी में, हमारे पूरे डिस्कशन में दो दो वेलोसिटी हैं, ये वाली और ये वाली। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। पहले क्या लिखा जाता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, बाद में क्या लिखा जाता है, फाइनल वैल्यू। और बाद वाली वेलोसिटी क्या, t समय बाद, वो v है। अब आगे देखो, जिस समय इनिशियल वेलोसिटी u है उस समय का टाइम कितना है, 0। ये देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, 0। और जिस समय वेलोसिटी v है उस समय का टाइम कितना है, t है। उस समय का टाइम यहाँ पे t है, ये लगा दिया, ये लिमिट्स लगा दी मैंने, ठीक है, पक्का। अब चुपचाप इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट्स भूल जाओ। अकेले dx का क्या होता था, x, अकेले dv का क्या होगा, v, तो यहाँ v हो गया, लिमिट्स लगा दो u से v, ठीक। आगे ध्यान दो, जिस फेज में अभी हम हैं वहां पर a फॉर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के अंदर रहने का कोई काम नहीं है, बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो अंदर क्या रह गया, dt, 0 से t, ठीक। अब बात को समझना, ये याद रखो कि तुमने a को क्यों बाहर किया है, क्योंकि चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट हमेशा क्या कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। और आप तो ये कह रहे हो कि जो स्टडी इस समय आप कर रहे हो उसकी स्टडी में ये शर्त है कि मोशन सीधी लाइन पे होना चाहिए और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर इतनी बात, पक्का। तो अब ये आ गया v, लिमिट है u से v, और अकेले dx का होता है x, तो ये आ गया t, लिमिट क्या है, 0 से t। अब देखिए, पहले यहाँ पर फाइनल वैल्यू तो v की v ही है, माइनस इस पर इनिशियल वैल्यू तो ये u है, और ये a, पहले t की फाइनल वैल्यू वो t ही है, और इनिशियल वैल्यू माइनस करके 0। यहाँ से v माइनस u बराबर क्या आ गया, at। तो v बराबर कितना आ गया, at प्लस u, v बराबर कितना आ गया, u प्लस at। जहाँ जो दिक्कत हो बताओ फटाफट। लिमिट्स
अगर मिलती हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो इंटीग्रेशन हो रहा है पहले हो जाने दीजिए, फिर वो जिसकी वैल्यूज हैं वहीं पर वो रख दीजिए, पहले फाइनल फिर माइनस इनिशियल। तो dv में जो है, व्हाट इज dv? dv इज ए वेलोसिटी का चेंज, और आपके पास इस पूरे एपिसोड में दो वेलोसिटीज हैं। तो शुरू वाली यानी इनिशियल वाली u है और फाइनल वाली क्या है, v है। अब टाइम पर चलो, आपके पास दो टाइम है, जीरो वाला टाइम और t वाला टाइम। वहां देखो जीरो वाला टाइम, t वाला टाइम, तो इनिशियल वाला जीरो है और बाद वाला t है। उसके बाद में चुपचाप जो इंटीग्रेशन का रूल है वो लगाया गया है यहाँ तक, और फिर पहले होती है फाइनल वैल्यू, तो ये v की फाइनल वैल्यू माइनस v की इनिशियल वैल्यू, सिमिलरली t की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो नोट कर लो। कोई बात अगर है तो पूछ लीजिए। विवेक, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर हमको डिफरेंशिएशन। तो बाई के आगे ऐसा लिख देते हैं, बाई इंटीग्रेशन एंड कैपिटल डी माने डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालेंगे इंटीग्रेशन की सहायता से और डिफरेंशिएशन की सहायता से। कभी कभी दोनों का ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो करना पड़ा, जब ये वाली बात लिखी तो क्या था, डिफरेंशिएशन, और जब यहाँ पहुँचे तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन। अब हम इसका सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है वो भी प्रूफ करने वाले हैं। बिजी तो नहीं है कोई बोर्ड पर? अब हम प्रूफ करते हैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कभी गलती मत करना, s माने डिस्टेंस, s माने डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर इस वाले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, सोचो जल्दी से। तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो देखो वेलोसिटी v बराबर होता है, मैं बिल्कुल शुरू से जा रहा हूँ, वेलोसिटी v बराबर होता है डी डी टी, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा जा रहा है, s से। v बराबर क्या हो गया, ds बाई डी टी। तो यहां से v की वैल्यू आ गई ds बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ds बराबर v डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग किया, यहां पर आ गया ds और यहां पर आ गया v डी टी। अब जरा अपनी उस सिचुएशन पर पहुंचो जहां पर आप लिमिट्स की बात करते थे। तो जब टाइम जीरो था उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, जीरो, चलना ही नहीं शुरू किया होगा। और जब टाइम t हो गया उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। यार इक्वेशन में ये जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, याद है कि नहीं? तो आप देखो ना कि जब टाइम जीरो था उस समय का डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल वैल्यू क्या रहा होगा, जीरो, और जब टाइम t था उस समय डिस्प्लेसमेंट का फाइनल वैल्यू क्या रहा होगा, s। और आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर आ गया अकेले ds का s हो गया और लिमिट हो गई जीरो से s, और ये जीरो से t और ये v डी टी। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v की जगह पे लिख दिया u प्लस ए टी, साथ में डी टी। यहाँ लिमिट्स लगा दो भाई, फाइनल वैल्यू s माइनस का इनिशियल वैल्यू जीरो, और ये देखो जीरो से t u डी टी और प्लस ए टी डी टी। ठीक है, बोलो यार। ये आ गया s। अब इंटीग्रेशन को हर किसी के पास ले जाओ, जीरो से t u डी टी प्लस
इंटीग्रेशन 0 से t at dt, यहां तक आ गया। s बराबर, अब यहां पर आप देखो u तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, क्यों आएगा बताओ भाई? इनिशियल वेलोसिटी तो शुरू की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी, उससे उसको तो उससे कोई मतलब नहीं टाइम से। कुछ समय बाद जो वेलोसिटी आएगी दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, तो वहां पे इसलिए u को बाहर कर लिया। और सिमिलरली यहां पर हमने a को बाहर कर लिया, ये देखो a कांस्टेंट है ना, इसलिए 0 से t और t dt। बोलो, अब आप देखो अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां टाइम बचा लो, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा? t आएगा। ये देखो 0 से t dt का इंटीग्रेशन आएगा t, और ये लगा 0 से t, लिमिट्स रखो, लिमिट्स यहां पे t माइनस 0 यानी t आ गया, और इसलिए सीधे लिख दिया। इसका देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां पे कर देते हैं 0 से t और dt, सॉरी 0 से t t dt। अब x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर देखो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन तो है, जहां पे x है वहां पे t चल रहा है। t की पावर 1 dt तो कितना हो जाएगा? t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट्स क्या लगी हुई हैं? 0 से t, ये आ गया t की पावर 2/2, 0 से t। अब लगा दो लिमिट्स यहाँ पर, पहले t की जगह पर क्या लिखे? फाइनल वैल्यू जो कि t ही है, फिर माइनस, फिर t की जगह पे क्या लिखे? इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है, 0 का स्क्वायर, नीचे बाई 2, ये आ गया t²/2। तो इस वाले का इंटीग्रेशन आया t²/2, तो क्या बन गया? a, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? t²/2। लीजिए प्रूफ हो गया। कहीं कोई डाउट हो बताओ? सीक्वेंस पता है ना, पहले यहां पर थे हम लोग, फिर यहां से यहां गए और चलते जा रहे थे, उसके बाद फिर यहां गए। समय बचाने के लिए इन इंटीग्रेशन को हमने अलग से दिखा दिया, जिससे कि हम सीधे वहां पे वैल्यू लिख पाए। अब तीसरा वाला आ गया इक्वेशन। जो तीसरा वाला इक्वेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग तो केवल जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बोल रहे हैं कि तीसरी इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस के मामले में। तो तीसरी इक्वेशन है क्या? प्रूव करना है, प्रूव दैट v² बराबर u² प्लस 2as बाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये प्रूव करना। तो समझो क्या इंपॉर्टेंट है। यहां मैं फंडा लिखता हूं पहला, फंडा कि अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन, अगर आपकी आंखों के सामने वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dd ऑफ वेलोसिटी। पढ़ने वाले अंदाज में हमें पता है कि आप पढ़ लोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी पोजीशन, अगेन आई रिपीट, पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी पोजीशन, पोजीशन को मैंने x से लिखा है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन गिवन, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है?
एक्सेलरेशन ए बराबर होता है v dv अपॉन dx। ये होता है, कैसे होता है बताएंगे आपको। यानी कि एक्सेलरेशन a बराबर v तो सब जानते हैं वेलोसिटी, और dv अपॉन dx को क्या पढ़ोगे, व्हाट इज dv अपॉन dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी, WRT माने विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये पढ़ेंगे। यानी अगर हम dv अपॉन dx में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। अब ये कैसे आया जरा ये भी सीख लो भाई। तो ये कैसे आया जरा इसको सीख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कैसे आया था, ये तो डेफिनेशन से आया था फिजिक्स की। भाई ऊपर क्या लिखा था, वेलोसिटी का चेंज, नीचे क्या लिखा था, टाइम का चेंज, तो एक्सेलरेशन बन गया। तो a बराबर होता है dv बाई dt, इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्या करें हम, a इज इक्वल टू, ये जो dv लिखा हुआ है इसके नीचे dx डाल दें, और फिर dx ही मल्टीप्लाई कर दें, नीचे dt डाल रख दें। देखो वही चीज दोबारा लिखी, यहाँ पे x इंडिकेट फॉर द पोजीशन है, या dx कट जाए तो dv बाई dt फिर से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो कोई परिवर्तन कोई चेंज तो हुआ नहीं। बोलो भाई। अब लेकिन आप देखो इसको अगर हम अलग से ले लें, dv अपॉन dx इंटू ये dx बाई dt क्या बनेगा, वेलोसिटी। dx बाई dt क्या है, dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dt नीचे छोटा सा टाइम, नीचे क्या बन गया, वेलोसिटी। तो देखो प्रूफ हो गया कि v इंटू डी वी बाई डी एक्स। बोलो भाई सही है। तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन का होना, एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन का होना, टाइम के साथ इक्वेशन जो है 90% मिलेंगे, लेकिन पोजीशन के साथ इक्वेशन क्या मिलेंगी, 10%। और इसीलिए ये तीसरे नंबर का डेरिवेशन क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि एक्सेलरेशन दो तरीकों से निकलता है। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो a बराबर dv अपॉन dt, और अगर वेलोसिटी पोजीशन है तो फिर a बराबर क्या है, v dv बाई dx। अब जिस फार्मूले को तुम देख रहे हो उसमें तो टाइम दिख ही नहीं रहा, ये देखो है टाइम दिख ही नहीं रहा, टाइम नहीं दिख रहा है। तो हमने भी एक्सेलरेशन की स्टार्टिंग यहीं से कर दी। तो हमने यहां पर लिखा वी नो दैट, क्या लिखा भाई, कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, जैसा देश वैसा बेस। क्योंकि जो फंडा हम कर रहे हैं उसमें, इस फंडे में s का नाम क्या है, पोजीशन। इस फंडे में s का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो मैं तुमको बता रहा था उसमें मैंने पोजीशन को किससे लिखा था, x से लिखा था, तो यहाँ dx आ रहा था। लेकिन अब तो हमें अपने सिचुएशन में जाना है ना, तो अब हम क्या लिखे, a बराबर v dv अपॉन dx, यानी यही वाला फंडा। x की जगह पे क्या लिया, s, क्योंकि पोजीशन वहां पे s से लिखी गई है। फिर इसको लिखा भैया a बराबर v dv अपॉन ds, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v dv इज इक्वल टू a ds। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सही है। अब इंटीग्रेट किया दोनों तरफ का, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन v dv इंटीग्रेशन a ds। अब लिमिट्स लगा दिया जाए। लिमिट्स क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि एक ही चीज एक से ज्यादा बार है, वेलोसिटी एक से ज्यादा बार है, वेलोसिटी एक से ज्यादा बार है, टाइम एक से ज्यादा बार है, डिस्प्लेसमेंट एक से ज्यादा बार है, एक टी समय के बाद वाला डिस्प्लेसमेंट, एक पहले वाला डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर आप देखिए v माने वेलोसिटी, पहली वैल्यू कितनी थी u, बाद में कितनी थी v, और यहां पे ds माने डिस्प्लेसमेंट, पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया s। ठीक है, अब मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करके देख लेता हूं। तो मेरे पास है v dv,
क्या हो जाएगा, v की पावर 1+1 अपॉन में 1+1। यार x की पावर n dx वाला फंडा लगा रहा हूं, तो क्या बन गया ये, v की पावर 2/2, ये बन गया। अब लिमिट्स लगा दो भैया, u से v है, तो यहां पर इंटीग्रेशन हो चुका है, u से v लिमिट लगा दिया, तो क्या बनेगा ये, पहले फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई 2, यानी इधर वाले का इंटीग्रेशन करने पर आ गया है v² माइनस का u²/2। ठीक, देख लें आप। अब बारी है इस वाले का इंटीग्रेशन किया जाए, ये जो है, तो ये है तुम्हारा ADS। ए तो कहेगा कि हम तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि हम तो कांस्टेंट है ds। ठीक, अकेले ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और लिमिट क्या है 0 से s, ये आ जाएगा a s माइनस 0, यानी कि as आ जाएगा। तो इधर का आ गया as, तो ये आ गया v² माइनस का u² बराबर में 2as। और फिर थोड़ा सा सेटलमेंट कर लीजिए, v² बराबर u² प्लस 2s। अगर इस पूरे एपिसोड में रिटार्डेशन चल रहा है तो जहां जहां पर a है वहां पे क्या डाल देंगे, -a। हो गए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, नोट कर लीजिए। जैसे अगर ये कहा जाए, RW है यहाँ पे रफ वर्क, कि 5वें सेकेंड में ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट, तो 5वें सेकेंड में ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखते हैं, तो s5 माइनस का s4, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। तो s5 यानी t की जगह पे क्या लिख दोगे, 5, तो यहाँ पे हो गया s5, ये हो जाएगा ut प्लस t की जगह पे 5 आएगा, और हाफ a 5², तो s5 कितना आ जाएगा, 5u और प्लस 25/2a। ऐसे ही s4 निकाल लेना, कितना आ जाएगा s4 आ जाएगा 4u और प्लस 16a/2, और दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वो 5वें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब इसको जनरलाइज कर दिया जाए भाई, तो हमसे कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड, और अगर मैं यहाँ पे टीथ की जगह पे nth कर दूं तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने बोला कि nth सेकेंड तो 5वां सेकेंड, तो n बराबर 5, और छठा सेकेंड तो n बराबर 6। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब हो गया s n माइनस s n माइनस 1। भाई यार देखो ना, यहां पे 5वां सेकेंड, तो यहां पे 5 था, वहां पर एक कम 4 था, बोलो भाई। तो इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये एस एन कैसे निकलेगा, तो ये फंडा है भाई, ये फंडा है। तो इस फंडे में जहां जहां पे टी माने टाइम है वहां पे एन लिखा जाएगा, बोलो। और इसी तरीके से एस एन माइनस 1 क्या लिखा जाएगा, जहां जहां पे टी है वहां पे। तो देखो हमारे पास में फंडा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हमें एस एन निकालना होगा, तो एन यू और हाफ ए एन स्क्वायर, टी की जगह पे एन लिख दिया। अब मुझे एस एन माइनस 1 निकालना होगा, जहां पे टी है वहां पे एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा।
और हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ t है वहाँ पे n डाल दिया तो एस एन हो गया, और जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे n माइनस 1 डाल दिया तो एस n माइनस 1 हो गया। जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 5 कर दो तो एस 5 हो गया, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 4 कर दो तो एस 4 हो गया। बट तुमको पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या, S10 माइनस का S, ये मतलब है, ठीक है ना। तो इतनी ये जो बात है, ये जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन जो है ये भी आपका हलवा ही है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकाला जा रहा है। तो अब ये वाली जो लाइन है इसको भी जरा रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं S, और यहां पे लिख दिया nth। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। S5 का नाम क्या है, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। S4 का नाम क्या है, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। S10 का क्या है, 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। S9 का मतलब 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब ये Sn की वैल्यू यहां पुटअप कर दिया जाए, कितना है Nu और हाफ ए n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, n माइनस 1u और हाफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करने का काम मैं आपको दे देता हूं, आप इसको पूरा सॉल्व करना घर पे रफ कॉपी में। आफ्टर सॉल्विंग जो रिजल्ट आएगा, कुछ है नहीं सॉल्व करने में इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। तो एस एन एथ इज इक्वल टू आएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अगर ये फार्मूला हमें पता होता, अगर ये फार्मूला हमको पता होता तो 5वें सेकंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को हम इससे सीधे करते। u की वैल्यू जो है वो रखेंगे, a फॉर एक्सेलरेशन रखेंगे, और 5वां सेकंड मतलब n बराबर कितना, 5। नोट कर लीजिए, इंक्लूडिंग रफ वर्क। सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जमीन पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन वाली प्रॉब्लम पहले आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करनी है। अब जमीन पर ट्रेन चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तुम करो। क्वेश्चन में क्या है ये देखो, पहले लिखो, आप लिस्ट बना लो, उसके बाद में लिस्ट के हिसाब से पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन सा फंडा लगेगा। कार चल रही है जमीन पर, ठीक है, तो जमीन पर जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन हो रहा है वो आपको करना है, मतलब आपको पहले ट्राई करना है। जो सवाल नहीं है वो पूछ लेना हमसे। हम जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वर्टिकल अपवर्ड कॉमा डाउनवर्ड मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, जिसको कि क्या लिखते हैं, छोटे जी से। आपने अगर कोई चीज ऊपर फेंक दी तो ये ऊपर की तरफ मोशन है या नीचे की तरफ मोशन है, वो हम करेंगे, क्योंकि उसी में कुछ ऐसा है जो हम आपको बता पाएंगे बेहतर से बेहतर। तो वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ वाली प्रॉब्लम हम करते हैं। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम करते हैं वो देखिए क्या है। यानी अब आप दिमाग में बिठा लो कि जहाँ जहाँ तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन में ए फॉर एक्सेलरेशन है वहाँ पे कब्जा किसका होने वाला, जी फॉर ग्रेविटी का, ठीक। और ये भी पता है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कमज़ोर करता है तो रिटार्डेशन बन जाता है, तो माइनस हो जाता है। क्लियर है भाई।
तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कोई चीज़ ऊपर फेंकी गई, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको फेंका गया, प्रोजेक्टेड माने फेंकना, और देख ही रहे हो कि ऊपर की तरफ फेंका गया है विद स्पीड u, विद वेलोसिटी u से इसको मैंने फेंक दिया। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम P है। तो बताओ ये फेंका हुआ ऑब्जेक्ट P पर कितने बार पहुंचेगा? आंसर है 2 बार। सपोज कर लो कि P तुम्हारी खिड़की है, तुम्हारे मकान की खिड़की है। तो जब ये P तुम्हारे मकान की खिड़की है, ये तुम्हारे मकान की विंडो है P, और सपोज कर लो ये मैंने एक गेंद फेंकी है जिसका कि रंग येलो कलर का है, तुम खिड़की पर हो, तो ये बॉल देखो जा रही है, 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 तुमको दिखी, और ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहीं ना कहीं तो वो जाना बंद कर देगी ना, क्योंकि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है? नीचे की तरफ होता है, और तुम्हारी वेलोसिटी कैसी? ऊपर की तरफ, तो रिटार्डेशन लगेगा। यहां पर वेलोसिटी होगी 0, ZERO 0। अब जब 0 हो गया तो खींच लेगी ग्रेविटी इसको, तो ये तो हो गया जाना जाना, और फिर ये लौट के आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये बॉल तुमको कितने बार दिखेगी? 2 बार दिखेगी। उन समयों के बारे में सवाल है। यानी इफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया, देन इट क्रॉसेज पर्टिकुलर पॉइंट 2 टाइम्स। तुम्हारी खिड़की को इस बॉल ने कितने बार क्रॉस किया? 2 बार। या कोई भी खिड़की की जगह पे कोई भी आपका पॉइंट हो कि इस पूरी की पूरी जर्नी में जहां से शुरू किया, और ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द मैक्स हाइट। तो मैक्स हाइट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में, चाहे जो पॉइंट तुम ले लो, तुमने अपनी खिड़की को लिया था, मैंने एक पॉइंट लिया था, वो ये है, सपोज कर लो Q पॉइंट। तो बताओ ये बॉल Q को कितने बार क्रॉस करेगी? 2 बार। अगर पहली बार उसने क्रॉस किया वो T1 समय था, और दूसरी बार क्रॉस किया वो T2 समय था, तो सवालों की लाइन लग जाती है। उन समयों का समेशन बताइए। आप जनरल में अगर आप करोगे तो पहले T1 निकालो, बाद में T2 निकालो, फिर जाके सॉल्व करो। क्लियर है ना ये बात? जल्दी से आप ये लिखने के लिए, यहां से यहां तक लिखने के लिए कॉपी में जगह छोड़ दें। हो गया? जगह छूट गई यहां से यहां तक, ये 2 नोट वाली बात, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नोट लिखो, या ऐसे शुरू, 1 सेकंड रुक जाओ, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये हेडिंग डालो, और इस हेडिंग में जो प्रॉब्लम है वो मैं बोलता हूं, आप लिखिए। लिखो, ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज वर्टिकली अपवर्ड। ए ऑब्जेक्ट सही है या एन ऑब्जेक्ट सही है? तो चलता है फिजिक्स में, कौन ग्रामर का हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड को अंडरलाइन करो, वर्टिकली अपवर्ड अंडरलाइन कर दो। देन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, देन between starting and final point, then between starting and final point, object always repeat
always repeat any particular position, position 2 times, TWO 2 times, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देख लो भाई, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल हो गया, फिनिशिंग है। तो फाइनल और स्टार्टिंग के बीच में हर पोजीशन, चाहे तुम खिड़की की बात करो, चाहे तुम इसकी बात करो, हर पोजीशन को, एवरी पोजीशन को ऑब्जेक्ट कितने बार रिपीट करेगा? भाई आप बोलोगे कि ये पीले रंग की गेंद मेरी खिड़की के पास है, थोड़ी देर बाद फिर बोलोगे फिर से खिड़की के पास है, तो हर बार वो किसी भी पोजीशन को 2 बार रिपीट करेगा। हमने किसी पोजीशन पे बात की, चलो अब हमने तुम्हारी जिस पोजीशन पर बात की वो ये है, तो हमने ये मान लिया कि किसी पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट जब वो 2 बार रिपीट कर रहा था, तो एक बार उस पोजीशन पे जब वो पहुंचा तो T1 टाइम में पहुंचा, और दूसरी बार जब उस जगह पे पहुंचा तो वो T2 टाइम पर पहुंचा। तो फिर पूछा जाता है कि उन समयों का, T1 T2 टाइम का योगफल कितना है, समेशन कितना है। पूछा जाता है कि उन टाइम्स का, T1 T2 का गुणनफल कितना है, यानी कि प्रोडक्ट कितना है। तो आप जरा नया पैराग्राफ चेंज कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। लेट अस कंसीडर ए पर्टिकुलर पोजीशन, लेट अस कंसीडर ए पर्टिकुलर पोजीशन, लेट अस कंसीडर ए पर्टिकुलर पोजीशन, ब्रैकेट में कैपिटल P, between starting and final point. Let us consider a particular position, ब्रैकेट में कैपिटल P, between starting and final point, at which object is at time T1, T2 respectively, at time T1, T2 respectively. Then find ब्रैकेट में T1 प्लस T2 एंड ब्रैकेट में T1 इंटू T2, T1 गुणा T2, ब्रैकेट क्लोज। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है उसका केवल एक ही रास्ता है, पहले T1 निकालो, फिर T2 निकालो, फिर जोड़ो, और T1 निकालो, T2 निकालो, फिर प्रोडक्ट कर दो। लेकिन आपको अगर ये करने को कह दिया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखो। हमने कहा कि ऊपर की तरफ आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, तो फार्मूला लिखा मैंने S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में क्या चलता है, ऊंचाई चलती है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ऊंचाई की शक्ल में, इसलिए S की जगह पे H लिख लिया। U से फेंका है तो U लिख लिया, T लिख लिया हाफ, और A की जगह पे माइनस G लिख लिया। क्योंकि जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है वो कैसा है, हमेशा वर्टिकली नीचे की ओर, और वेलोसिटी ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो एक्चुअली वो क्या बन जाता है, रिटार्डेशन। तो यह यहाँ तक बात क्लियर है भाई। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2H बराबर 2UT और माइनस का GT स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखो भाई, तो ये आ गया GT स्क्वायर माइनस का 2UT प्लस का 2H बराबर 0। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में कोई पोजीशन चल रही है, उसका टाइम T चल रहा है। भाई अगर मैं ये कहूँ कि P पोजीशन पर ऑब्जेक्ट T समय पर होगा, तो यहाँ पर आप देखो ये इक्वेशन सही है ना, लेकिन ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है। सब जानते हो आप
कि अगर इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की कितनी वैल्यूज मिलती हैं? x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, 2 वैल्यूज मिलती हैं। तो सिमिलरली जरा कंपेयर कर लो, यहां पर भी हमें t को सॉल्व करने पे t की क्या मिलेंगी? 2 वैल्यूज मिलेंगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो अपने मन से चला था, मैं तो अपने मन से ये सोच रहा था कि p पोजीशन पर पार्टिकल t समय पर होगा, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन जब हमने अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा के ये इक्वेशन तैयार किया, तो t में इक्वेशन कैसी हो गई? क्वाड्रेटिक। और ये बता रही कि t के 2 वैल्यूज होंगी, और बात भी सही है, क्योंकि एक बार पार्टिकल p पर होगा जाते समय और एक बार पार्टिकल p पर होगा, एक बार टाइम होगा जाने वाला और एक टाइम होगा आने वाला। तो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि t की 2 वैल्यूज होंगी, तो तुम्हें क्वेश्चन में उन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू क्या दी है? t1, और दूसरी क्या दी है? t2। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे और x की 2 वैल्यूज मिलती हैं, और जब x की 2 वैल्यूज मिलती थी, मान लेते हैं कि एक वैल्यू x1 है और दूसरी वैल्यू x2 है, तो समेशन क्या होता था? x1 प्लस x2 बराबर माइनस का b बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदाबाद। आप अल्फा बीटा मानते थे तो वो चलो ठीक है, अल्फा बीटा सही, लेकिन अगर हम ये बोलें कि x की 2 वैल्यूज में से एक x1 है और दूसरी x2 है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम ये बोलते हो कि x की 2 वैल्यूज में से एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या था? c बाई ए। तो यहाँ पे x1 x2 कितना हो जाएगा? c बाई ए। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करके t की 2 वैल्यूज हैं, t1 और t2। t1 और t2 आर 2 वैल्यूज, और मुझे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, मुझसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन समयों का समेशन चाहिए। तो चलिए t1 प्लस t2 फंडा लगेगा माइनस का b बाई ए। x का जो साथी है वो b कहलाता है, यहाँ पे t का साथी कौन है? माइनस का 2u। तो माइनस का 2u, ध्यान देना भाई, माइनस का 2u। और नीचे है a, x² का साथी a कहलाता है, t² का साथी g है। तो लीजिए सीधे सीधे समेशन निकल गया 2u बाई जी, 2u बाई जी। अब जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा होगा तो वो u बताएगा और आपसे पूछ लेगा समेशन बताओ सीधे, यानी कि चाहे क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपको हमेशा ऐसे ही करना। अदरवाइज तुम अगर नहीं इस तरीके से करोगे, तुम पहले t1 निकालोगे फिर t2 निकालोगे, तो ये क्वेश्चन करीब 3-4 पेज का पहुंच जाएगा। हाँ, अब चलते हैं जरा सा प्रोडक्ट निकालते हैं। तो t1 इंटू t2 c बाई ए। c वो होता है जो x से फ्री होता है, यहां पे c वो होगा जो t से फ्री होगा, तो ये हो गया 2h बाई ए माने g। तो ये रहा एक फंडा बेहतरीन प्रॉब्लम से रिलेटेड, और एक रहा ये फंडा। क्वेश्चन सुनिएगा, एक न्यूमेरिकल सुनिए, प्योर न्यूमेरिकल। मैंने कहा कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंका, सुनना केवल अभी, हमने एक ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, स्पीड से। तो u बराबर कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। अगर ये ऑब्जेक्ट चलते चलते किसी पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है जो कि जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर है, तो h क्या हो गया? 15 मीटर। तो बताइए करस्पॉन्डिंग जो टाइम होंगे उनका समेशन क्या है? सीधे अटैक करोगे 2u बाई जी और t1 t2 से 2h बाई जी। क्लियर ये बात? अगर वो तुमसे t1 और t2 पूछ लें, अलग अलग पूछ लें, तो भी निकल जाएगा। कैसे? ये तुमको क्या दिया गया? x प्लस वाई, और ये क्या दिया गया? x इंटू वाई, तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा। ये तुमको क्या दिया? t1 प्लस t2, ये क्या दिया? t1 इंटू t2, तो क्या निकल जाएगा? t1 भी निकल जाएगा। और नोट कर लीजिए।